Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज के द हिंदू के एनालिसिस हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आरबीआई के डिसीजन के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी ने डिसाइड किया कि जो रेट हाइक्स तब उसको पॉज करना, उसको रोकना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना है। ये रिपोर्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया में अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर है। मीन्स कि जो आरबीआई को दायरा दिया गया है 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखने का, 6% से ऊपर होने के बावजूद भी आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि रेपो रेट को नहीं बढ़ाना है। अब इसका क्या रीजन है? क्या आरबीआई सरेंडर कर दिया इन्फ्लेशन के आगे या फिर कुछ प्रूडेंट पॉलिसी है? ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है एफसीआरए से रिलेटेड है। ऑक्सफैम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये आदेश दिए हैं कि सीबीआई जांच हो इसके जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंट के, क्योंकि वहां पे एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट का वायोलेशन हुआ है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एफसीआरए का क्या मेन प्रोविजंस हैं और किन किन काउंट्स पे ऑक्सफैम ने वहां पे वायोलेट किया है। तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए जापान के बारे में, कैसे जापान रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जबकि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन है। लाइक उस पर कंडीशन ये है कि $60 पर बैरल के रेट से ऊपर किसी को ऑयल नहीं खरीदना है। डिस्पाइट कि G7 ने इसके सैंक्शंस लगाए थे, G7 का मेंबर जापान, लेकिन फिर जापान खरीद रहा है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है कि जापान खरीद रहा है और क्या रशियन जो क्रूड ऑयल है क्या उसके ऊपर सैंक्शंस सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी कंटेंट है हैंड रिटन फॉर्मेट में, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें आगे रिवीजन के लिए। पहला टॉपिक है आरबीआई के डिसीजन से रिलेटेड है। देखिए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि इन्फ्लेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, या फिर ये कहें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना कितना सिग्निफिकेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आरबीआई को कब मैंडेट मिला इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और कैसे इसको प्रॉपर तरीके से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। देखें इन्फ्लेशन, अच्छा दूसरा जो डिस्कशन रहेगा इसमें हम ये देखेंगे कि क्या अगर आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया है इस बार, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई सरेंडर कर गया इन्फ्लेशन के आगे, या फिर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है आरबीआई की कि रेपो रेट को अब आगे नहीं बढ़ाना है। देखें किसी भी इकोनॉमी के लिए जो इन्फ्लेशन होता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि लोगों का वेलबींग इंप्रूव हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो महंगाई दर है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कैसे होता है? आप देखें कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक रियल ग्रोथ रेट होता है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। तो जब भी जो रियल ग्रोथ रेट होता है उसको वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कम रहेगा, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो जो हमारा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इंडिया लेट 60s और 70s के समय में खासकर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से झेल रहा था। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों का धीरे धीरे इनकम बढ़ रहा था, डिमांड ज्यादा बढ़ रहा था मार्केट में, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स थे। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चैलेंज था 1970s के टाइम पे, और 1977 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मैंडेट दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपका जो मैंडेट होगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। तो किसी भी देश में जो वहां का सेंट्रल बैंक होता है उसका जो मेन मैंडेट होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्यों? क्योंकि तभी हम रियल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। अगर भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ 25% हो रहा है और इन्फ्लेशन 20% है तो हमारा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा? सिर्फ 5%। तो जरूरी यह है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने 2016 में अमेंडमेंट करके एक आरबीआई के लिए बनाया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रॉपरली इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि इनके लिए इन्फ्लेशन टारगेट ये दिया गया, आपको इन्फ्लेशन को 4% रखना है इंडिया में।
सभी कंट्रीज का जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है डिफरेंट होता है। अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर सिर्फ 2% इन्फ्लेशन टारगेट है यूएस फेड के लिए। इंडिया में 4% है। डिफरेंस इसलिए है कि यूएस ऑलरेडी एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे डिमांड ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगा यूएस की अपेक्षा। तो जो 4% इन्फ्लेशन रखा जाता है, देखें किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी एक हद तक जरूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड है। डिमांड रहेगा तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोडक्शन अपना मेंटेन रखेंगे। अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए एक साइंटिफिक लेवल पे इन्फ्लेशन का रहना भी जरूरी है और उसी सब बातों को ध्यान में रख के कोई भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। इंडिया में ये 4% है, लेकिन इन्फ्लेशन चूंकि वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। कोई जियोपॉलिटिकल शॉक लगेगा उससे भी इन्फ्लेशन घट बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि चले आपको 4% आपका टारगेट है, लेकिन ±2% का बैंड मिलेगा आपको। कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन वेरी कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखें। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसको 4% के आसपास ही रखें। और अगर कभी भी 3 क्वार्टर लगातार अगर एमपीसी इस टारगेट को मिस करता है तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि आरबीआई क्यों टारगेट को मिस किया और आरबीआई के पास क्या पॉलिसी टूल्स हैं कि इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। एमपीसी में एक और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये 6 मेंबर बॉडी होती है। 6 मेंबर बॉडी में आरबीआई जो गवर्नर हैं वो इस बॉडी के चेयरमैन होते हैं, 5 और मेंबर्स होते हैं। जो भी डिसीजन होता है पॉलिसी रेट को लेके वो वोटिंग के आधार पे होता है। अगर यूनानिमिटी नहीं है, एक मत नहीं है सभी लोग, तो वोटिंग होती है वहां पे। और अगर देखें क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर है, 6 मेंबर में क्या होगा कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि 3-3 का स्प्लिट हो जाए। जब भी वोटिंग हो तो 3 मेंबर ये डिसाइड करें कि नहीं पॉलिसी रेट को बढ़ाना है, 3 मेंबर डिसाइड करें कि नहीं पॉलिसी रेट को घटाना है। अब इसमें क्या होगा कि इन 6 मेंबर्स में से क्या है, आरबीआई के गवर्नर भी हैं। अभी क्या करें कि आरबीआई के गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करने के लिए कास्टिंग वोट होता है। और आरबीआई का मतलब ये है कि जो आरबीआई के गवर्नर है ये दोबारा वोट कर सकते हैं जब भी अगर टाई हो जाएगा वोटिंग में। तो और जो फिर आरबीआई गवर्नर का जो डिसीजन होगा फिर वो डिसाइसिव रहेगा कि पॉलिसी रेट को घटाना है या बढ़ाना है। तो ये बात है एमपीसी के इंटरनल प्रोसीजर की। एमपीसी का जो टारगेट है वो 4% का है, हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में वेरी कर सकता है। अब देखें अब होता क्या है कि पॉलिसी रेट होता क्या है। पॉलिसी रेट बेसिकली हम लोग बोलते हैं रेपो रेट को। जो आरबीआई बैंकों को ओवरनाइट पैसा लेंड करता है, डेली का उनका जो हिसाब होता है उसमें जहां भी कमी होती है तो बैंक आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई इनको ओवरनाइट के लिए पैसा लेंड करता है। और ये जो ओवरनाइट के लिए लेंडिंग होती है इसको बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, अब ये जो मनी लेंडिंग होती है बैंक के लिए, बैंक क्या करते हैं कि ये डेली ये पैसा अब ये आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि लोन के रूप में बाकी लोगों को देते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन दे, चाहे बिजनेस के लिए दे, चाहे होम लोन दे। तो डेली का जो मिसमैच होता है वो आरबीआई उसको सप्लीमेंट करता है। अब देखें कभी भी अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को बढ़ाया जाए इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स पैसा ले रहे हैं आरबीआई से, अब उसका जो कॉस्ट है उस पैसे का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो क्या अब देखें कैसे होता है ये। आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को, ठीक है, बैंक ने पैसा किसको दिया, जो बिजनेसमैन है उसको दिया पैसा। अगर यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा तो बैंक के लिए पैसा कॉस्टली हो जाएगा। अब बैंक के लिए पैसा कॉस्टली हो जाएगा तो बैंक कहां से रिकवर करेगा। बैंक जिसको मनी लेंड कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे होम बायर हो, उससे पैसा रिकवर करेगा। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो कार लोन के लिए हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, वो रेट महंगा हो जाता है। अगर यही रेपो रेट कम हो जाता है तो पहली बात तो ये है कि जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग ईएमआई लोग पे कर रहे हैं वो भी अब कम हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई ने पिछले लगभग 1 साल में जो रेपो रेट है, इफेक्टिव रेपो रेट पिछले 1 साल में 320 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। ठीक है, 320 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। 320 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आरबीआई ने रखा था
लेट से कि 3.32% रेपो रेट पिछले मई में, तो अभी ये बढ़ के ऑलमोस्ट 6.52% हो गया है। तो 320 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि 3.2%। तो आरबीआई, चूंकि इन्फ्लेशन ज्यादा था, हुआ क्या कि जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट इनकर किया। फिस्कल डेफिसिट चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे फूड ग्रेन सब्सिडाइज या फिर फ्री फूड ग्रेन बांटने के लिए हो, जो किसान थे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बनाया गया। तो गवर्नमेंट ने तमाम फिस्कल डेफिसिट इनकर किया, और जब पैसा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब पैसा बोरो करके खर्च कर रही है, तो होगा क्या कि जो मनी फ्लो है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, और मनी फ्लो जैसे इकोनॉमी में बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अच्छा, प्रोडक्शन लेवल अभी वही है, तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पैसा ज्यादा है लोगों के पास, और जो प्रोडक्शन लेवल है वही है, तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन अब बढ़ना शुरू होगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा तो उसके लिए क्या करना है कि जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाना है। पॉलिसी रेट अगर बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि जो लोन है वो महंगे हो जाएंगे, तो लोन जो लोग ले रहे हैं या तो वो डिले कर देंगे लोन लेना या कम लेंगे। तो होगा क्या कि जो अगेन, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा पैसा आया, एक तो फिस्कल पॉलिसी की बात है, दूसरी बात है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो होगा क्या, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा पैसा आ रहा है तो जो आरबीआई की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा वो ऐसा होगा कि मनी फ्लो कम हो, क्योंकि बैलेंस करना है। जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन क्रिएट किया है उसको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे होगा कि बैंकों को जो पैसा दिया जा रहा है, आरबीआई दे रही है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। अगेन जो मार्केट में लोन है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मनी फ्लो मार्केट में कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी देखें दो तरह से हो सकती है। एक हो सकता है एकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दूसरा हो सकता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे पॉलिसी रेट आरबीआई बढ़ाती है तो उसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको सक आउट करना है, उसको कम करना है। और एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि आरबीआई चाहती है, जो सेंट्रल बैंक चाहती है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो ज्यादा हो, ठीक है। दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आरबीआई ने मई 2022 से ही जो रेपो रेट था वो बढ़ा रही थी, लेकिन आरबीआई ने अब जाके पॉज किया है रेपो रेट को। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या, देखें, जबकि भले ही आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है इस बार, लेकिन स्टिल जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अभी भी 6% से ज्यादा है, ठीक है। वो अभी भी 6% से ज्यादा है। अभी देखें, अभी जो है वो 6.4% के अप्रोक्सीमेटली है ये रेट। लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा कि आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट था उसको नहीं बढ़ाया? क्या ये हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने सरेंडर कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं क्या ये बहुत सोची समझी रणनीति है? देखिए, होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसको टारगेट दिया गया है, लेकिन वो टारगेट पिछले लगभग 4 सालों में वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो पाया है। अब देखें, आप अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये लाइन है जो 4% इन्फ्लेशन डिनोट कर रही है, लेकिन आरबीआई बस उसके क्लोज आया है 4% के, 4% पे कभी नहीं आया है आरबीआई। तो पिछले 5 सालों में जो आरबीआई है, आरबीआई कभी भी अपना जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% उसको कभी भी मीट नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने इस बार पॉलिसी रेट को पॉज किया है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखिए, इंप्लीकेशन क्या हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट है, चाहे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि इंडिया में की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। जो इन्वेस्टर्स भी हैं उनके लिए, वो भी प्लान कर पाएंगे कि नहीं, आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो पैसा हम लेके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी बात है ये। लेकिन इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में फूड इन्फ्लेशन का, और गरीबों का जो उनका टोटल इनकम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा फूड पे जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन्फ्लेशन का गरीबों के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आरबीआई ने सरेंडर कर दिया? एक तो ये हो सकता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल से आरबीआई कोशिश कर रही थी, इन्फ्लेशन लगातार ज्यादा था, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आरबीआई का ये बहुत सोची समझी रणनीति हो। सोची समझी रणनीति क्या हो सकती है? देखें, इंडिया
इंडिया इकलौता ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में। जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो मेजर इकोनॉमीज में सबसे अच्छा रहा है। अगर मैं बात करूं आपके की फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो इंडिया का जो ग्रोथ था वो 8.9% था। ये जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 23 का, उसमें ग्रोथ रेट 7% था। इस बार जो ग्रोथ रेट रहने वाला है, जो आरबीआई का प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, वो रहेगा 6.5%। तो देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कोलैप्स कर जाए हमारा। क्योंकि अगर जो लोन है वो सस्ते नहीं होंगे तो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, लोग अपना बिजनेस का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जीडीपी ग्रो कैसे करेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कोलैप्स कर जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार कम होता जा रहा है, और इन्हीं समय में आरबीआई का ऑब्जेक्टिव भी रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ग्रोथ है वो कम होता जाएगा। तो पहला तो ये मूव है कि ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करना है। दूसरी बात यह है कि आरबीआई ने ये भी एनालाइज किया कि जो हमारा इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है आने वाले समय में वो कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि जो आरबीआई ने पिछले सालों में जो रेपो रेट को बढ़ाया है उसका असर इस साल देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि आरबीआई का कहना यह है कि जो इन्फ्लेशन होने वाला है फिस्कल ईयर 24 में, वो 5.2% इन्फ्लेशन रहने वाला है, और उसके नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन रहेगा वो 4.5% रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी है वो अब डाउनवर्ड होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा ना हो कि होता क्या है कि जब कोई भी रेपो रेट घटता है या बढ़ता है तो उसका जो नेट इंपैक्ट है इन्फ्लेशन पे, आने वाले 1 साल 2 साल 1.5 साल तक, 1.5 साल बाद ठीक से उसका आउटकम समझ में आता है। तो जरूरी ये है कि समझदारी की बात यह है कि अभी उस पर डिसीजंस लिए जाएं कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल का वो हम मेंटेन रखें। फिर इसमें यह है कि आप देखें कि यूएस में क्या हुआ था कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने पॉलिसी रेट बढ़ाया था। पॉलिसी रेट बढ़ाने के चलते यूएस में कुछ बैंक्स कोलैप्स कर गए, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है सॉवरेन बॉन्ड्स में होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, पॉलिसी रेट बढ़ता है इकोनॉमी में, तो होता क्या है कि जो उस पर रिटर्न है वो कम हो जाता है। तो जल्दी वो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, और अगर बैंक के जो कस्टमर्स है वो पैसे का डिमांड करे तो वो मीट नहीं कर पाए और वहां के बैंक्स कोलैप्स कर गए। तो यूएस जैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी जरूरी है कि जो पॉलिसी रेट है उसको कंट्रोल रखा जाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना है, जो इन्फ्लेशन है वो अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। और तीसरी बात यह है कि जैसे क्रेडिट स्विस की हम बात करें यूरोप में, या फिर जो यूएस के 2 बैंक्स कोलैप्स हुए उनकी हम बात करें, तो वैसा सिचुएशन इंडिया में क्रिएट न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पॉलिसी रेट को पॉज किया। हालांकि आरबीआई ने यह कहा है कि अभी हमारा जो पॉलिसी रेट को हम पॉज किए हैं, ये पॉज किए हैं ऐसा नहीं कि पीक हुआ है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी रेट अभी भी बढ़ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखा गया है। भले ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो टूल है उसको ओपन रखा गया, यानी पॉलिसी रेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखना यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा परफॉर्म कर रहा है और इन्फ्लेशन का क्या पैटर्न रहता है आने वाले साल में। तो ये था हमारा डिस्कशन इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेट के बारे में। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है एफसीआरए से रिलेटेड है। एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट बना था सबसे पहले 1977 में, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो देखिए न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि लास्ट ईयर इफ आई एम करेक्ट सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर के महीने में लगभग, ऑक्सफैम इंडिया पे, ऑक्सफैम एक एनजीओ है, यूके बेस्ड एनजीओ है, ऑक्सफैम इंडिया पे और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है। तो ऑक्सफैम इंडिया और सीपीआर के ऊपर आईटी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे पिछले साल। वहां से काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो डिवाइसेस उनको वहां से लिया गया, उनको सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनको सर्वे किया गया। तो आईटी डिपार्टमेंट किस कंक्लूजन पे आया कि जो ऑक्सफैम इंडिया है इसने काफी सारा जो एफसीआरए के रूल्स हैं उनको वायलेट किया है। और इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिकमेंड किया है सीबीआई प्रोब, जो भी ऑक्सफैम के ट्रांजेक्शन है उसमें। तो ऑक्सफैम पहली बात तो ये है कि एनजीओ है, ये काम करता है जितने भी इंडिया में चाहे एजुकेशन की बात हो, पॉवर्टी हो, हंगर हो, उस पर काम करता है ऑक्सफैम इंडिया। पहले हमें समझना ये जरूरी है कि एफसीआरए की मेन प्रोविजंस क्या हैं, क्योंकि
एफसीआरए जितना भी पैसा आता है इंडिया में उसको रेगुलेट करता है। फिर हम समझेंगे कि किन किन चार्जेस पे ऑक्सफैम इंडिया के ऊपर जो जांच है, जो एसबीआई जांच है, वो बैठाया गया है। अच्छा, एफसीआरए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एफसीआरए यूपीएससी में पहले भी आ चुका है, पिछले 2-3 साल पहले ही एफसीआरए आया था, क्योंकि 2020 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद यूपीएससी ने पूछा था इसके बारे में। तो देखिए, जो एफसीआरए है, एफसीआरए आया ही क्यों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब यह है कि जितना भी पैसा आ रहा है फॉरेन से, उसको जो इंडिया में आ रहा है उसको रेगुलेट किया जाएगा। देखिए 1970s का समय था जब गवर्नमेंट ये कह रही थी, उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी इमरजेंसी के समय में, वो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि विदेशों से काफी सारा पैसा आ रहा है जो कि इंडिया में यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल पर्पस के लिए। तो जरूरी ये है कि जितना भी पैसा आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इनफैक्ट सबसे पहले 1969 में पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया गया था। तो पैसे कई तरीके से आते थे, या तो एनजीओज के लिए आते थे, या फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके लिए पैसे आते थे, जो कि काफी सारा पैसा यूज होता था कन्वर्जन्स में। तो जितना भी पैसा आता था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इंडिया का जो सॉवरेन इंटरेस्ट है, सॉवरेन वैल्यूज हैं, उनको सबवर्ट किया जा रहा है, इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको सबवर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने लाया एफसीआरए, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी पैसा आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उस पर अब जो कंट्रोल है, जो स्क्रूटनी है गवर्नमेंट का, वो बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट ने कैसे स्क्रूटनी बढ़ाया? देखें, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है एफसीआरए का, अमेंडमेंट हुआ है ये 2020 में। 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। जितना भी फॉरेन से पैसा आ रहा है उसके एक्सपेंडिचर में पैसा कैसे आ रहा है। पहले क्या था कि पहली बात तो ये है कि देखिए, जितना भी पैसा आ रहा था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडिया का इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ ये लोग कम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जून 2014 में एक रिपोर्ट सबमिट की, और आईबी ने ये कहा कि जितने जो फॉरेन फंडेड एनजीओस हैं, जो एक्टिविस्ट का रोल करते हैं, देश में एक्टिविज्म करते हैं, उनके चलते इंडिया का 2% जीडीपी ग्रोथ कंप्रोमाइज हो रहा है। इट मीन्स कि अगर 7% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव किए हैं तो वो हमारा 9% जीडीपी ग्रोथ रहता। और कैसे था, मतलब कि जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, प्रोजेक्ट्स को न लगने देना, इस तरह के तमाम इनके एक्टिविज्म थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी एक्शन लिया और स्क्रूटनाइज किया जितने भी एनजीओस थे, उनके फंक्शनिंग को, और जो भी इंडियन लॉ को वायलेट कर रहे थे सबका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया। कुछ 25-30 हजार एनजीओस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था इंडिया में। लेकिन अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया है अब कि जितना भी फॉरेन से पैसा आएगा वो एक अकाउंट में आएगा, और वो अकाउंट एसबीआई का अकाउंट रहेगा न्यू दिल्ली में। एसबीआई बैंक का जो न्यू दिल्ली ब्रांच है, वहां पे आप उसको पैसे को मंगा सकते हैं, और आपको एक डेसिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट खोलना होगा। मींस कि किसी भी अकाउंट में आप पैसा नहीं मंगा सकते, ये सिर्फ डेसिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में ही आपको पैसा मंगाना है। ठीक है। तीसरा कंट्रोल ये रहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया जो भी पैसा है उसका जो खर्च करना है, वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को वायलेट करने के लिए, या फिर कम्युनल हार्मोनी को वायलेट करने के लिए। ठीक है। इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के एफसीआरए को अमेंड किया गया। चौथा जो अमेंडमेंट था वो मजेदार था। गवर्नमेंट ने ये कहा, देखिए एनजीओ सेक्टर क्या है कि एनजीओ सेक्टर बहुत लोगों के लिए एक तरह का कह सकते हैं कि एक एक्टिविज्म तो था ही, लेकिन वो एक ये भी था कि उसमें जो लोग काम करते थे उनको बड़े बड़े सैलरीज मिलती थी, फैट सैलरीज मिलती थी, अच्छा पैसा लोग कमाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये कह दिया कि होता क्या था कि वो लोग पैसा ज्यादा खुद रखते थे, और जो सोशल वर्क था उस पर बहुत कम पैसा खर्च होता था। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपको जितना ये पैसा आ रहा है उसका सिर्फ 20% अमाउंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च कर सकते हैं। जो भी प्रशासनिक खर्च है एनजीओ के, उस पर सिर्फ 20% पैसा खर्च करना है, और 80% पैसा जो आपका ऑब्जेक्टिव है सोशल वर्क का, चाहे आप हंगर के लिए काम कर रहे हो, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, वहां पे आपको पैसा खर्च करना है। बहुत तकलीफ है बहुत सारे एनजीओस को। और तो 4 बातें मैंने आपको बताया कि एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में मंगाना है, डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। इंडिया का जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी है, कम्युनल हार्मोनी है, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशंस है, उसको वॉलेट नहीं करना है। और चौथी बात यह है कि सिर्फ 20% आपको पैसा खर्च करना है। एक मजेदार बात इसमें यह भी थी कि कोई भी अगर एनजीओ है, अगर वो पैसा मंगा रहा है अपने अकाउंट में, एफसीआरए अकाउंट में,
तो किसी और इंडिया के किसी और एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता पैसा। इट मीन्स कि अगर ऑक्सफैम के पास पैसा आ रहा है तो सिर्फ ऑक्सफैम ही उस पैसे को खर्च कर सकता है, किसी और एनजीओ को नहीं दे सकता। होता क्या था कि बड़े एनजीओ पैसा मंगाते थे और इंडिया में और भी जो एनजीओ उनको पैसा दे देके ये अपना एजेंडा पुश करते थे। ऑक्सफैम के ऊपर क्या आरोप लगा है? ऑक्सफैम के ऊपर आरोप लगा है, पहली बात तो ये है कि 2021 के बाद जो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है ऑक्सफैम का, उसको रिन्यू नहीं किया गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जबकि ये कहा गया है कि आपको पैसा जो आ रहा है किसी और एनजीओ किसी और एंटिटी को ट्रांसफर नहीं करना है, और ऑक्सफैम इंडिया लगातार अपने पैसे ट्रांसफर करता रहा। जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है उसके ऊपर उसी टाइम छपा पड़ा था, और इसीलिए पड़ा था कि कुछ कमीशन के रूप में ऑक्सफैम ने पैसा ट्रांसफर किया था सीपीआर को, ठीक है। तो पैसा ट्रांसफर करता रहा। दूसरी बात यह है इसमें कि ऐसा एविडेंस ऐसा दिखा रहा है, जो आईटी डिपार्टमेंट जो सर्वे किया वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं, ऐसा पता चल रहा है कि जो ऑक्सफैम इंडिया था वो एक फॉरेन पॉलिसी टूल था जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से एंटिटीज हैं उनका। मतलब कि जो जिस तरह से आरोप लगता है जॉर्ज सोर्स वगैरह पे कि ये लोग पैसा दे दे के इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज को, उसी तरीके से ऑक्सफैम इंडिया पे भी आरोप ये लगा है कि ये एक तरह का जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह ऑपरेट कर रहा था इंडिया में, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा था, देखिए पहले क्या था कि पहले यूटिलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है, कि पैसा आया इसमें से आपने खर्च कर दिया। गवर्नमेंट ने जब 2020 में अमेंडमेंट किया तो क्या बोला कि आपको डेजिग्नेटेड अकाउंट में पैसा मंगाना है और किसी अकाउंट में पैसा नहीं मंगाना है। और तभी जो भी गवर्नमेंट ये क्या कह रही है कि अभी तक डिस्पाइट लॉ इन इंडिया, अभी तक जो ऑक्सफैम क्या कर रहा था अपने यूटिलाइजेशन अकाउंट में पैसा मंगा रहा था, डेजिग्नेटेड अकाउंट में पैसा नहीं मंगा रहा था। तो ये सब चार्जेस है ऑक्सफैम इंडिया के ऊपर। टॉपिक डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, और ऑक्सफैम इंडिया एक तरह का आपको केस स्टडी होता है, एग्जांपल हो सकता है जब भी आप एनजीओ से रिलेटेड कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन आए यूपीएससी में, एफसीआरए से रिलेटेड आए। एनजीओ भी एक इंपॉर्टेंट सिलेबस का हिस्सा है जीएस पेपर 2 का, तो इसलिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। तीसरा डिस्कशन जापान और रशिया के बीच का है। G7 ने दिसंबर में रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया। जो भी बायर अगर रशियन ऑयल को खरीदता है तो $60 पर बैरल के ऊपर नहीं खरीदेगा वो, और अगर $60 पर बैरल के ऊपर कोई खरीदता है तो उसको कोई भी शिपिंग सर्विस है वो नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में जो भी शिपिंग सर्विसेज है, जो शिपमेंट्स के इंश्योरेंस होते हैं, सारे लंदन बेस्ड हैं या फिर न्यूयॉर्क बेस्ड हैं। तो अगर कोई भी $60 पर बैरल के ऊपर खरीदता है रशियन क्रूड ऑयल को, उसको शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ऐसा G7 ने कहा। G7 ने कब कहा? G7 ने कहा ये दिसंबर 2022 में। अब देखें, जापान G7 का मेंबर है, ठीक है, जापान G7 का मेंबर है, लेकिन फिर भी जापान खुद खरीद रहा है लगभग $70 पर बैरल के रेट पे रशियन क्रूड ऑयल को जापान खरीद रहा है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि क्या जो सैंक्शंस लगे, जो प्राइस कैप लगाया गया रशियन ऑयल के ऊपर, क्या उसके रीजंस थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या जो जापान खरीद रहा है कितना सिग्निफिकेंट है, और तीसरी बात यह है कि क्या जो प्राइस कैप लगा है ये पॉसिबल है इसको एक्चुअली इन्फोर्स करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। और तीसरी बात इसमें यह है कि और कौन सी कंट्रीज है जो इस सैंक्शंस को वायलेट, प्राइस कैप को वायलेट कर रही हैं। और लास्ट बात यह है कि अभी ओपेक प्लस ने अनाउंस किया है कि जो ऑयल प्रोडक्शन को कट करने जा रहे हैं, तो कैसे जो रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगा था रशियन ऑयल के ऊपर, और अभी जो डिसीजन हुआ है ओपेक प्लस का, इसके दोनों में क्या संबंध है। पहली बात यह है कि जापान भले ही रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाया, लेकिन फिर भी इसने खरीदा है रशियन क्रूड ऑयल एट अराउंड $70। अच्छा देखिए, G7 ने क्यों लगाया सैंक्शन रशिया के ऊपर, प्राइस कैप क्यों लगाया? प्राइस कैप लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि रशिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है उसका 50% अमाउंट सिर्फ कहां से आता है? ऑयल से आता है और गैस से आता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि अच्छा, अब देखिए उस समय जो क्रूड ऑयल था वो कितना था? क्रूड ऑयल था जब प्राइस कैप लगाया गया तो उस समय क्रूड ऑयल था लगभग $90 से $100 के बीच में था।
अब ये हुआ कि अगर रशियन ऑयल 90 से 100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, अगर उसको लिमिट कर दिया जाए $60 पे, $60 पर लिमिट कर दिया जाए तो होगा क्या कि जो रशिया का एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा तो जो रशिया का जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है यूक्रेन में वो रुक जाएगा, क्योंकि रशिया के पास उतना रेवेन्यू नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा कि अपने वॉर को फाइनेंस कर सके। ये पहला कारण था। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि इससे अगर रशिया के इस इन्वेजन को रोकना था तो $60 क्यों नहीं $30? ठीक है, $30 भी हो सकता था। प्रॉब्लम्स में ये थी कि रशिया दुनिया भर की एनर्जी मार्केट का में 10% शेयर है रशियन एक्सपोर्ट्स का। रशिया की जो एनर्जी, जो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी में 10% उसका हिस्सा है, और ये 10% बहुत क्रिटिकल। अगर ये 10% अगर रुक जाए तो शायद 200 के आसपास चला जाएगा, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, $200 पर बैरल के आसपास चला जाएगा। तो जरूरी ये था कि जो रशियन ऑयल है वो मार्केट में आता भी रहे और रशिया अपने वॉर को रोक भी दे। तीसरी बात इसमें यह थी कि देखें, अगर रशिया का ऑयल लाना है, उसके ऊपर प्राइस कैप भी लगाना है, रशिया का ऑयल भी चाहिए, तो प्राइस कैप $60 से लगाना है, क्योंकि रशिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रशियन क्रूड ऑयल का और समवेयर अराउंड $40 to $45 पर बैरल कॉस्ट है रशियन ऑयल प्रोडक्शन का कॉस्ट। और अगर रशिया के जो भी माइनर्स हैं वहां पे, जो भी क्रूड ऑयल निकालते हैं वहां पे लोग, उनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। उनको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे। प्रोडक्शन बंद करेंगे तो क्राइसिस हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो जरूरी ये था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको मिलता रहे, लेकिन उतना भी प्रॉफिट ना मिले कि रशिया अपना वॉर फाइनेंस करे। ये था ऑब्जेक्टिव प्राइस कैप का। अब बात ये है कि G7 का मेंबर जापान है, जापान खुद खरीदा है। देखिए, जापान ने जनवरी फरवरी के महीने में लगभग 0.75 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है रशिया से। हालांकि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, क्योंकि रशिया डेली मोर देन 10 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस जापान के इस डिसीजन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो कंट्रीज हैं, आप भले ही सैंक्शंस लगा दें, प्राइस कैप लगा दें, लेकिन जो कंट्रीज हैं अगर उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव है $60 पर बैरल से ऊपर खरीदने का, तो उनको आप रोक नहीं सकते। अगर $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाएगा रशियन क्रूड ऑयल पे, रशिया ने ये कहा कि हम $60 पे किसी को देंगे ही नहीं, जो मार्केट रेट है उस पर हम देंगे, या फिर अगर हम डिस्काउंट देना हो तो हम खुद देंगे, G7 के कहने पे उस रेट पे हम नहीं देंगे। तो अब देखें है क्या कि मार्केट रेट क्या है। मार्केट रेट अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए कि $90 पर बैरल का मार्केट रेट है। लेकिन जो रशियन यूराल है, देखिए, जो रशिया का क्रूड ऑयल होता है उसको बोलते हैं रशियन यूराल। रशियन यूराल जनरली सस्ता ट्रेड करता है। तो जब ऑयल प्राइस कैप लगा भी था $60 का, उस समय भी जो रशियन यूराल था वो 60-65 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और अभी 70 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जापान को भी ये लग रहा है कि हम $90-95 गल्फ से खरीदें, और रशियन यूराल अगर $70 में मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिक इंसेंटिव है तो वो जरूर खरीदेगी तेल, चाहे भले ही जो सैंक्शंस है, प्राइस कैप, उसको वायलेट करना पड़े। पहली बात। दूसरी बात ये है, देखें, जहां तक जापान की बात है तो जापान और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है साखालिन 2। जो रशिया का अगर आप मैप देखेंगे तो जो जापान से सटा हुआ रीजन है वहां पे ये एक प्रोजेक्ट है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, वो उसको बोलते हैं साखालिन 2। तो जब प्राइस कैप लगा था तो G7 ने साखालिन 2 प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट किया था। मतलब ये है कि जो $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगा था, वो जो साखालिन 2 प्रोजेक्ट से जो ऑयल निकल रहा था उसके ऊपर नहीं था, वो मार्केट रेट पे ट्रेड कर सकता है। तो जापान को ऑलरेडी एग्जेम्पशंस मिले थे, उसके बावजूद भी जापान खरीद रहा है। तो देखिए, इसमें चैलेंज ये है कि जो प्राइस कैप लगाया गया है उसको इन्फोर्स करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उसको इन्फोर्स करना बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो ये है कि जब ऑयल प्राइस कैप लगाया गया था ऑलरेडी उसके आसपास जो रशियन यूराल है, उसका क्रूड ऑयल है, वो ट्रेड कर रहा था। दूसरी बात यह है कि जो रशिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 20 से $45 पर बैरल उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। स्टील जो $60 है वो स्टील उसके लिए प्रॉफिटेबल है।
और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए जो क्रूड ऑयल का ट्रेड मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग होती है। जो सोर्स ऑफ ऑयल है, जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अपने जो पेपर्स है उसको गलत भी दिखा सकती हैं कि जो ऑयल का सोर्स है वो कहां से आ रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो अगर कोई शिपमेंट आ रहा है ऑयल का तो उसको हाई सीज में ही एक्सचेंज कर दिया जाए। तो गलत डॉक्यूमेंट दिखाना, गलत सोर्स दिखाना काफी इजी होता है जो भी क्रूड शिपमेंट्स होते हैं उसमें। और तीसरी बात यह है कि सिर्फ रशियन क्रूड पे ये प्राइस कैप लगा था, जो रशियन क्रूड का जो ब्लेंड है उसके ऊपर नहीं लगा था। कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी के लिए जो रशियन क्रूड ऑयल होता है उसको ब्लेंड किया जा सकता है जो अदर सोर्सेस का ऑयल है उसके साथ, तो ब्लेंड पे ये प्राइस कैप नहीं लगा था। तो जो कंट्रीज हैं उनके लिए काफी इकोनॉमिक इंसेंटिव है कि जो रशियन यूराल है जो गल्फ का जो ऑयल है उससे कम पे ट्रेड करता है। और तीसरी बात यह है कि जो जो क्रूड मार्केट है, वो जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो काफी बड़ा है, उसमें कभी भी इधर उधर जो सोर्सेस वो दिखाया सकता है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया ने भी जब प्राइस कैप लगाया गया था तो साफ मना कर दिया था इंडिया ने कि प्राइस कैप रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस डिसीजन को लेने में हमारा रोल नहीं है, G7 ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया है, इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं था, तो हम उसको फॉलो भी नहीं करेंगे। और हमें जहां से भी चीप ऑयल मिलेगा उसको हम लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पूरी हमारी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, हमारी इकोनॉमी का डिपेंडेंस है। तो हमें जहां से भी सस्ता मिलेगा उसको हम खरीदेंगे। ठीक है, अब देखें, अब इसमें एक ट्विस्ट ये आ गया है कि ओपेक प्लस ने ये अनाउंस किया है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको हम कम करेंगे। कम कितना करेंगे? 3.66 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। और इनके कम करते जो ऑयल प्राइसेस थे वो 6% बढ़ गए। तो आप देखें कि इस डिसीजन से वेस्ट ये चाहता था कि जब रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि जो वर्ल्ड मार्केट में एनर्जी की प्राइसेस है वो कंट्रोल में आए। लेकिन भले वेस्ट के इंटेंशन के अगेंस्ट जाके ओपेक प्लस ने अनाउंस किया है कि जो क्रूड प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन कम किया जाएगा। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है ओपेक प्लस ओपेक, ठीक है, और एक है ओपेक प्लस। ओपेक में बाकी सारे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस में बाकी सारे भी हैं, रशिया भी है। ये डिसीजन ओपेक प्लस का है। तो अगर ओपेक प्लस ने डिसाइड किया तो जो रशियन क्रूड ऑयल है उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने प्राइस कैप और सैंक्शंस लगे हैं वो इनइफेक्टिव हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव कंट्रीज को खरीदना। दूसरी बात यह है कि अभी ओपेक प्लस ने ऑयल आउटपुट कट अनाउंस किया। तो ये था हमारा डिस्कशन रशियन प्राइस कैप पे, और यहाँ पे हमारा हिंदू का एनालिसिस खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।